हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस में पेपर सेकेंड का एनजीओ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एनजीओ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ वो मेरे जो पेपर 2 के साथ आपको नोट्स मिलते हैं या आपको जो ग्रुप अपडेटेड प्रश्न मिलते हैं उनमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। भारत में चर्चित एनजीओ कौन से सबसे ज़्यादा चर्चित हैं? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो गैर शासकीय संगठन रहते हैं, जो समाज सेवाओं से जुड़े होते हैं, उनको हम एनजीओ बोलते हैं। और भारत में जो चर्चित हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके बारे में आप उन संगठन के बारे में आपको बताना है। तो ये इसका याद रखिएगा, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, गैर सरकारी संगठन जिसको बोला जाता है, गैर सरकारी संगठन ये होते हैं। और सबसे पहला है सेवा, ये जो महिलाओं के लिए समर्पित एनजीओ है। दूसरा है प्रथम, ये भी एक एनजीओ है जो कि सामाजिक जो परेशानियां रहती हैं, जो व्यक्ति डायरेक्ट पुलिस से हेल्प नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ हेल्प लेते हैं। अगला है हेल्प एज इंडिया, बुजुर्गों के लिए ये संस्था काम करती है। इसके अलावा अगला है गूंज, ये बच्चों के लिए काम करती है। गरीब बच्चों को शिक्षा देना, अनाथ लोगों को सहारा देना, ये इसका काम है। और अगला है उड़ान, तो ये भी महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कुछ चर्चित एनजीओ हैं जो कि बिना सरकारी होते हुए भी, मतलब गैर सरकारी होते हुए भी समाज की हेल्प करते हैं। आपसे अगर पूछें कि जो एनजीओ को अगर आपको बनाना है और एनजीओ को अगर रजिस्टर करना है तो कितने सदस्यों की कम से कम आवश्यकता होती है, तो एनजीओ को रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। और इसमें अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम अगर पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा कितनी होती है, अगर एनजीओ आपके लिए खोलना है तो कितने लोग मिलकर एनजीओ खोल सकते हैं, तो मिनिमम 7 लोग मिलकर एनजीओ खोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य एनजीओ कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्प करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्प करो, सबसे पहला है ऑक्सफैम, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता संस्था है। दूसरा है केयर इंटरनेशनल, बच्चों और बुजुर्गों की ये सहायता करता है। तीसरा है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के प्रमुख एनजीओ हैं। भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अनुसार एक या एक से अधिक लोगों से बना ट्रस्ट एनजीओ के रूप में साइन अप कर सकता है। ये लाइन भी याद रखिएगा कि 1982 में एक अधिनियम बना था, जिसके तहत जो भारतीय न्यास अधिनियम बना था, जिसमें एक या एक से अधिक लोग अगर होंगे तो वो एनजीओ के रूप में अगर साइन अप करेंगे, कोई भी ट्रस्ट है तो वो एनजीओ के रूप में साइन अप कर सकता है। इसका एक पूरा अधिनियम है, अलग अलग उसमें धाराएं हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपसे पूछें अगर एनजीओ के प्रकार कैसे होते हैं, तो एक चैरिटेबल होता है, चैरिटेबल ओरिएंटेड होता है, मतलब लोग दान देते हैं, उसके आधार पर चलता है। कुछ राहत और पुनर्वास होते हैं, कुछ सेवा ओरिएंटेड होते हैं, कुछ आर्थिक विकास से रहते हैं, कुछ सशक्तिकरण से लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से ये गैर सरकारी संगठन के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है एनजीओ क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो वैधानिक रूप से देखो, जब भी कोई भी एक अधिनियम के तहत कोई संस्था चलती है तो उसको वैधानिक बोलते हैं, और संवैधानिक अनुच्छेद के तहत चलती है तो उसको हम संवैधानिक बोलते हैं। क्योंकि यह एक अधिनियम के तहत होती है तो इसको हम वैधानिक बोलते हैं। वैधानिक रूप से स्थापित ये गैर सरकारी संगठन रहते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तरों पे भी रहते हैं, राष्ट्रीय पे भी रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पे भी रहते हैं। संगठित स्वैच्छिक नगरों का ये समूह होता है और ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं, सरकार का इन पर कोई दबाव नहीं होता है। आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहली इसकी आवश्यकता है कि निस्वार्थ रूप से कई अहम सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण में सक्षम है। निस्वार्थ रूप से ये बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक
समस्याओं का निराकरण करता है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण में जागरूक करता, मतलब पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये जागरूक करता है। दूसरा है सरकारी नीतियों की कमियों को उजागर करने में, जो सरकारी नीतियां हैं उनकी कमियों को उजागर करता है। समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा करता है। आम नागरिक तथा सरकार के बीच ये सेतु का काम करता है। जो आम नागरिक होते हैं और सरकार होती है उसके बीच ये सेतु का काम करते हैं। इस प्रकार एनजीओ सरकारी नीतियों को बेहतर करने तथा मानव कल्याण व विकास से संबंधित नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से एनजीओ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, इस पर हमें इंट्रो डालना है, फिर इसकी आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में डालना है और लास्ट में हमको निष्कर्ष डाल देना है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के मेरे मेंस का पूरा पैकेज आके के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप पिछले 7 सालों के सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले 7 सालों के सॉल्व पेपर हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो इस प्रकार का बॉक्स आपके पास पहुंचेगा मेंस के पैकेज का, जिसमें आपको 44 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें टोटल 44 बुकलेट में पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक का रहेगा। 5 और 11 मार्क्स की 32 बुकलेट रहेंगी और 3 नंबर की 12 बुकलेट रहेंगी। मेरा जो पूरा पैकेज है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, करंट डाटा युक्त है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। रिव्यू आप वीडियो में देखते हैं, मैं डेली वीडियो बना रही हूँ, उसके में आप देखते हैं जो मेरे नोट्स हैं उसी में से ही बनाती हूँ। साथ में वीडियो का पूरे के पूरे नोट्स का भी रिव्यू वीडियो में डला हुआ है, आप वो देखिए। अगर आपको संतुष्ट होते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। हार्ड कॉपी आप भारत में कहीं भी रहते हो 8 से 10 वर्किंग डेज में मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी आपको मोबाइल में पीडीएफ के थ्रू आप व्हाट्सएप पर आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं विदिन 5 मिनट आपको वो आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अगर हार्ड कॉपी आप मंगाना चाहते हैं तो 8 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुँच जाएगी। ये मेरे जो नोट्स हैं उनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। ये जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं ये उन्हीं को दिए जाते हैं जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। ये 25 ग्रुप अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी अलग है, इको अलग है, साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग है। इन ग्रुप में तैयारी कराई जाती है, संबंधित जो टॉपिक रहता है उसके प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनजीओ का रोल जो है बढ़ गया है, ऐसा क्यों है? तो एनजीओ मतलब गैर सरकारी संगठन जो बिना किसी स्वार्थ के समाज हित के लिए खोले जाते हैं। एनजीओ की आवश्यकता क्यों और क्यों रोल बढ़ गया है इसका? तो 1990 के बाद एनजीओ की भूमिका विकास प्रक्रिया में एक मैनेजर और मीडिएटर के रूप में सामने आई। 1990 के बाद अगर हम देखते हैं तो एनजीओ किस रूप में सामने आया है? एक मैनेजर और एक मीडिएटर के रूप में सामने आया है। एनजीओ के बढ़ते कार्यक्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। एनजीओ कार्यालय में महिलाओं के लिए एक जेंडर डेस्क होता है। एनजीओ जो कार्यालय होते हैं एक डेस्क अलग से ही एक डेस्क बनाया जाता है जो ओनली महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यही एक कारण है कि एनजीओ का क्रेज बढ़ा है। विकासात्मक परियोजनाओं के विस्तार में भी एनजीओ का रोल बढ़ा है। विकासात्मक परियोजनाओं को बढ़ाने में भी ये हेल्प करते हैं। एनजीओ से संबंधित चुनौतियाँ कौन सी हैं? तो पहली है गैर सरकारी संगठन से जुड़े लोगों की सुरक्षा विकासशील देशों में बड़ी चुनौती के रूप में आई है। कई बार सरकार बदल जाने या संबंधित अधिकारी के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण भी योजना अधूरी रह जाती है। तो ये एक चुनौतियां हैं। अगर कोई भी जो गैर सरकारी संगठन में कोई कर्मचारी लगा है वो अपना कहीं पे भी दूसरी जगह चला जाता है या वो सरकारी जॉब में चला जाता है तो वो जो हेल्प होती है वो अधूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एनजीओ का विरोध क्यों होता है? फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फॉलो करके लाइक और मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कुछ एनजीओ के भारत सरकार द्वारा किए गए परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने से देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होता है। कुछ एनजीओ क्या होते हैं कि भारत सरकार का ही विरोध करते हैं। कुछ एनजीओ होते हैं जो सरकार की किसी योजनाओं का विरोध करते हैं, तो उससे क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होता है। आईबी रिपोर्ट के अनुसार एनजीओ प्रति वर्ष 2 से 3% जीडीपी को कम कर रही है। कुछ एनजीओ कोल माइनिंग का भी विरोध करते हैं, जो कुछ आनुवंशिक खाद्य पदार्थ, कुछ क्या करते हैं, कोल माइनिंग का मतलब कोयले की खुदाई का करते हैं, और कुछ आनुवंशिक खाद्य पदार्थों का।
फोर्ड फाउंडेशन तथा ग्रीन पीस एनजीओ को देश के विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल किया गया है। कुछ एनजीओ भारत सरकार के खिलाफ उकसाया जाना, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में खदानों तथा बांधों की परियोजनाओं को रुकवाना, इसके कारगर होते हैं। निष्कर्ष विरोधों के बावजूद भी एनजीओ ने समाज हित में अग्रणी भूमिका अदा की है, जो कि सराहनीय है। तो इस प्रकार से फ्रेंड एनजीओ का विरोध क्यों होता है, एनजीओ का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है, एनजीओ की आवश्यकता क्यों है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको कराया। नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 का लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।